बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब, और आज का दिन इंतहाई एक ऐसे मोहसिन के साथ जो कि आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करते हैं। वैसे मैं इस बात को बिल्कुल ईमान का हिस्सा समझता हूँ कि जो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करता है अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। लेकिन आज एक ख़ास जो बात आपसे मेरे ख्याल में अगले सेगमेंट में डिस्कस करूँगा, वो औलाद की वो अहमियत है जिसकी एहतियात जो है वो हमारे पढ़े लिखे तबका, मैं डॉक्टरों का नाम लूँगा तो वो बड़े अजीब सा लगेगा डॉक्टरों को कि ये ऐसी खुद ही नहीं होते, जो नहीं करते, और ख़ास तौर पे जो कि हमने तिब को कारोबार बना लिया है। हेल्थ और एजुकेशन ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जब ये ना स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो फ़र्द उसमें से किन घुनौने तजर्बात में से गुज़रते हैं ये आपसे शेयर करूँगा। लेकिन आज हमारे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर साजिदा शाहनवाज़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये बताएं सबसे पहले तो कि हमने अक्सर सुना है माओं को कहते हुए बेटियों को या बेटों को भी कि अगर तुम मोटापे की तरफ जाओगे तो तुम मर्द हो या औरत हो बांझपन की तरफ चले जाओगे। ये दोनों के लिए सच है या इसको कैसा? काफ़ी हद तक सच है। ये बांझपन की तरफ लेकर जाता है क्योंकि सबसे पहले हमारी बॉडी को फ़ैट के अंदर, जब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फ़ैट आती है तो उसके अंदर एक ऐसे रिसेप्टर हैं जो हमारे फीमेल हार्मोन और मेल हार्मोन दोनों को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक। तो जहाँ पे उनका काम है, यानी आप ऐसे समझें कि आपने बच्चों को स्कूल भेजना था अच्छी तालीम के लिए जी। और रास्ते में बच्चों की आपने बिलियर्ड या कोई गेम्स लगा दी। हाँ। तो वो बच्चे तो वहीं रह जाएंगे। बिलियर्ड मोटापा है, वो मोटापा है, ठीक है, स्कूल नहीं गए। इसी तरह वो हार्मोन्स उनके वहीं पे रास्ते में रह जाते हैं, जो टारगेट है उसके ऊपर काम नहीं करते। सब अगर आम तौर पे अगर हम किसी को कहें, वो मर्द हो या औरत हो, कि ये बांझपन की तरफ जा रहा है या, तो क्या कोई देख के ऐसी निशानियां हैं मोटापे के अलावा जो कि पता चल सकती हैं कि ये बिल्कुल खतरनाक हैं? बिल्कुल हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ख़वातीन की तरफ आते हैं। ख़वातीन में सबसे इम्पॉर्टेंट है उनके हैज़ का सिस्टम, माहवारी का सिस्टम। ठीक। अगर वो रेगुलर है तो कम चांसेस हैं कि उनकी बांझपन हो, लेकिन फिर भी होते हैं। और अगर उनके वो रेगुलर नहीं है, पीरियड्स तब भी है, और पीरियड्स के दौरान अगर उसका बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन्हें डॉक्टर से मैंने यूट्यूब पे अलहदा से भी बताया हुआ है उन बच्चियों के लिए कि जो कि पॉसिबल नहीं होगा उनको अभी दोहराना, कि वो ख़ास अलामात होती हैं, उनको भी वो देखें कि उसमें क्या क्या मसाइल हैं उनके। प्लस सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके सिर्फ वेट गेन ही आपका इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके फेस पे बाल आ रहे हैं, आपकी जो खातून के कलमे या चिन या नहीं पूरे उसके जैसे दाढ़ी की तरह जैसे मर्दों के बाल होते हैं, बिल्कुल ऐसे। और प्लस उनकी आवाज़ में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, उनके खदो खाल में तब्दीली है। ठीक है। और किसी बच्ची का बहुत कम वेट है या किसी का ज़्यादा है, यानी एक्सट्रीम ऑफ वेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चियों का जिनका कद ही नहीं बढ़ रहा, वो भी मुमकिन है कि वो बच्चियां बाद में बांझपन की। डॉक्टर साहब, ये आप लफ्ज़ जो है बहुत दफ़ा जो इस्तेमाल करती हैं, PCO। हाँ जी, पॉलीसिस्टिक ओवरी। ये क्या चीज़ है पॉलीसिस्टिक ओवरी? पॉलीसिस्टिक ओवरी, अच्छा, ये बेसिकली अगर देखा जाए ना तो ये एक बीमारी नहीं है, ये सिंड्रोम है। सिंड्रोम से मुराद? सिंड्रोम का मतलब है बहुत सारी बीमारियों का मुरक्कब। ठीक है। तो उसकी एक अलामत है पॉलीसिस्टिक ओवरी। ठीक है। होती वो बीमारी हार्मोन्स की है। हार्मोन ओवरी के ऊपर क्या करते हैं कि ओवरी में छोटे छोटे अंडे बनना शुरू हो जाते हैं, और जब कोई भी एग उसका रिलीज़ नहीं हो पाता तो वो क्या होता है कि वो छोटे छोटे मोती अंदर ही रह जाते हैं। वो एग ना किसी काम के रहते हैं, समझ लें कि वो ख़राब भी हो गए और ओवरी के अंदर भी रह गए। छोटी छोटी रसौलियाँ बन जाती हैं। अगर ये थोड़ा साइज़ बड़ा कर लें तो रसौली की शक्ल, और ये अंडे को बाहर निकलने से रोक देती हैं। इसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी। एक्चुअली इसमें पूरा आपका मेटाबॉलिक सिस्टम एक खातून का ख़राब हो जाता है। ना सिर्फ उसको यानी हार्मोन्स का प्रॉब्लम होगा, बल्कि उस खातून को डायबिटीज़ होने का बहुत ज़्यादा चांस है, ब्लड प्रेशर होने का ज़्यादा चांस है, उसके किडनीज़ में प्रॉब्लम होने का ज़्यादा चांस है। डॉक्टर साहब आम तौर पे कहते हैं कि किसी को पॉलीसिस्टिक है जी, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि इसकी आप सर्जरी करा लें, लेकिन फिर शिकायत ये आती है कि सर्जरी के बाद वो दोबारा पॉलीसिस्टिक हो जाती हैं। सर्जरी कराना रिकमेंडेड होता है क्या? एक तो ये जो हर बात का हम हल समझते हैं ना डॉक्टर, सॉरी टू से, कि जी सर्जरी करा लें, सर्जरी तो बिल्कुल इनका ऑप्शन नहीं है। और मैंने बहुत सारे लोग बेचारे मैंने देखे हैं जो इंतहाई पढ़े लिखे होने के बावजूद
एलीट क्लास हॉस्पिटल्स के अंदर गए, उन लोगों की सर्जरी हुई, या उन्होंने वेज डिसेक्शन की, या उन्होंने इसको हम कहते हैं कि जी ओवेरियन ड्रिलिंग की। अगर वो करते हैं तो बाज़ दफ़ा वही लड़कियां बाद में ओवेरियन फेलियर के साथ आ जाती हैं। इसमें सर्जरी नहीं, इसमें पूरा एक निज़ाम, अपनी ज़िंदगी का स्टाइल बदलना है। डॉक्टर साहब, एक आम सर्जन अगर किसी खातून को कहे कि मैं सर्जरी कर देता हूँ, तो क्या एक आम सर्जन जो है वो इस काबिल होता है कि वो इतना नाजुक काम कर सके? ये तो बिल्कुल ऐसी ही बात है कि मैं आई सर्जन, मेरा प्रॉब्लम आई का हो, हाँ। और मैं पेट काटने वाले सर्जन के पास चली जाऊँ, मतलब बात बड़ी वाज़ेह कर बहुत बड़ी। लेकिन ये जो आप बात फरमा रही है ना, ये 99% सर्जन जो है ना वो यही कहते हैं। सर्जन समझते हैं कि हमें छुरी चलानी आती है, तो हम चला सकते हैं, और हम वी आर मोर कॉन्फिडेंट। छुरी चलाने के पैसे भी होते हैं जी, वो चलाने के होते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया किसी ऑर्गन का, अब ऐसी मैंने आपको याद होगा कि एक मैंने स्टोरी भी शेयर की थी कि मैं IVF करके गई, उस खातून का, उसको ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन हो गया। वो किसी जनरल सर्जन के पास गई, उसका पहला बच्चा 9 इयर्स के बाद उसने कंसीव किया, अभी बच्चा पेट में था, और उसकी दोनों ओवरीज निकाल दी सर्जन ने। उसने समझा कि ये कैंसर हो गया, हालांकि अगर उसको कोई पढ़ा लिखा IVF फिजिशियन देखता तो उसको कैंसर ना समझता। उस खातून ने, मैं बाहर चली गई, ज़्यादा बना रही थी अंडे। जब हम पेशेंट को स्टिमुलेशन देते हैं तो एक गायनाकोलॉजिस्ट तो इसको समझ सकती है कि ये ओवर स्टिमुलेशन की वजह से ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन। सब ये मैं सवाल आपसे पूछूंगा ही नहीं कि उस सर्जन को कोई पूछने वाला है कि नहीं है, क्योंकि इसका जवाब है उसको पूछने वाला कोई नहीं है। हमारे साथ कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी कॉलर, अस्सलाम वालेकुम नाजिया। हाँ जी, वालेकुम सलाम भाई। जी मेरा बेटा, भाई मेरा मसला ये था कि मेरे ना पहले 2 बच्चे हैं। क्या है? 10 साल 2 बच्चे मेरे हैं। जी माशाल्लाह, ऊंचा बोलिएगा जरा। मेरे ना 2 बच्चे हैं। जी जी। हाँ, शादी तो पहले यानी कि ना 10 साल हो गए मेरी शादी में, तो उस बाद यानी कि इन्होंने ना पापा की रिपोर्ट नहीं सी ठीक, दवाई वगैरह खाई इन्होंने। अच्छा। ते दवाई वगैरह नाल यानी कि 2 बच्चे हुए हैं। अच्छा, अब तीसरा जा रही है। हाँ जी, हुण असीं फिर दोबारा रिपोर्ट कराई। अच्छा, इन्हां दे पापा दी ते ओ फिर ठीक आई है। अच्छा, तेरी कितनी उम्र है ते तेरे शौहर दी कितनी उम्र है? मेरी है 32 साल। ठीक। हाँ जी, तो मेरे शौहर की उम्र कुछ साल मेरे तो घट ही है, मेरे तो ज्यादा नहीं। शाबाश, ठीक होगी गल। ते 2 बच्चे काफी नहीं नाज़ी? मैं कह एक बेटी हो जाती। अच्छा, चलो बड़ी बात। अच्छा, पहले दोनों बेटियां एक बेटी हो जाती तो नहीं, मैं पहले 2 बेटे हैं। पहले 2 बेटियां, तो तू चाहती एक बेटी भी हो जावे? हाँ जी। अच्छा, मुझे बताओ रिपोर्ट में कितने आए हैं, कितने तुमने देखी है रिपोर्ट? काफी कम है। नॉर्मल है रिपोर्ट, वो ना नॉर्मल के आगे 80 लिखा हुआ है। अच्छा, आगे 120 लिखा हुआ है। ये तो फिर सुपर नॉर्मल है, ये तो पूरे मोहल्ले को बांटने वाली बात है। यानी ये तो देखें, पहली तो बात है, अरे इनको ये रिपोर्ट, पहली तो बात है जिस जगह से कराई है, डेफिनेटली अगर कोई मसला है तो होगा। जो वो बता रही है कि हस्बैंड का पहले भी प्रॉब्लम था, तो हस्बैंड का प्रॉब्लम एक, आज ना मैं समा के रेफरेंस से लोगों को पैगाम भी देना चाहती हूँ कि अगर तो आपका प्रॉब्लम, वो मर्द ये सुन लें, और नहीं है तो बीवियां उनको ये क्लिप रिकॉर्ड करके सुना दें कि अगर किसी का प्रॉब्लम आ रहा है, स्पर्म कम हो रहे हैं, तो वो इस खुशफहमी में ना रहें कि हमारे स्पर्म ठीक हो जाएंगे। ये नहीं हो सकता। दवाई जो है, मेडिसिन जो है, वो आपके डैमेज के अमल को कम कर सकती है, रोक नहीं सकती। तो उनमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि उनके स्पर्म जल्दी ख़त्म हो जाएंगे उम्र के साथ एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ठीक होगी बात। ठीक है, तो आप ये जो खुशफहमी है ना कि मैं फ़लाँ हकीम का, आप इलाज ज़रूर कराएं, डॉक्टर से कराएं। मैं भी अगर करूँगी तो मैं उस अंदर जो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हो गया, जो डैमेज आहिस्ता कर सकता हूँ, लेकिन उसको थोड़ा स्लो किया जा सकता है। मैं लोगों को बताती हूँ कि आपको, आपके सेबों की पेटी में आपको पता है कुछ सेब ख़राब हैं, लेकिन आपने पैक कर दिया, अब आपने दूसरी जगह भेजने हैं। आप क्या करेंगे? स्प्रे करेंगे। स्प्रे से ये नहीं होगा कि सेब ख़राब ना हो, लेकिन उनमें ख़राबी का अमल स्लो हो जाएगा। स्लो हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं पहले कॉलर ले लूँ, फिर मैं इसी बहन की बात जो है बेटी वाली वो आपसे अर्ज़ करता हूँ। जी महक, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम महक। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बेटा, बात करनी थी। जी बेटा। जी बात कर रही हूँ। डॉक्टर, मेरी 4 बेटी हैं। हेलो। जी मैं सुन रही हूँ, आपकी 4 बेटियां हैं।
हाँ जी। और अब आप बेटा चाहते हो? हाँ जी जी बिल्कुल। ठीक है। और आपकी एज कितनी है? मेरी एज 28। ठीक है, 28 साल है। चलें, दैट्स गुड कि आपका शौहर इस बात पे राजी हैं, घर वाले राजी हैं बाकी बेटा? शोर तो सुपर राजी हो। उनकी तरफ से मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरी बड़ी बेटी है 11 साल की, वो बहुत ज़्यादा साथ है, कहती मम्मा मेरा भाई करना चाहिए। अच्छा, तुम्हारी भी ख्वाहिश है? जी बिल्कुल। तो बेटी को तो बीच में कंधों पे ना डालो, उसको ये तो भाई मुझे चाहिए, है ना? समझ नहीं आती। पेशेंट कहते हैं कि बच्चे चाहते हैं। भाई आपकी जायज आप खुद ख्वाहिश भी आप चाहते हैं और आपकी हैं। जेन्युइन ख्वाहिश है। डॉक्टर साहब, ये जेंडर सिलेक्शन की तरफ जाएंगे, क्या करें? जी, जेंडर सिलेक्शन इनका, अब आप प्रोग्राम में साथ रहें, मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ ताकि आप सुने, उसको फॉलो करें। एक तो इन दोनों मियाँ बीवी को आना पड़ेगा। ठीक। इनके हस्बैंड का टेस्ट होगा जी, क्योंकि जिनके रिपीटेडली 3-4 बेटियां पैदा हो रही हैं, उसमें 70% तो हमें ये साइंटिफिक लॉजिक मिल जाता है कि इसके वाई स्पर्म में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। एक्स और वाई क्योंकि मर्द में होते हैं, जी, तो वाई के अंदर इसलिए सबसे पहले मर्द के टेस्ट जो हैं उसमें वाई स्पर्म की स्टडी करनी पड़ेगी, वो हेल्दी है या नहीं है। अच्छा, अगर तो वो हेल्दी हैं, कंपैटिबल हैं दूसरे एक्स स्पर्म से, फिर तो इनको वो जो फिल्टर मेथड जिसको आम लैंग्वेज में कहते हैं वो किया जा सकता है। लेकिन अगर वो बहुत कम है, डैमेज हैं, या वो एबनॉर्मल हैं, बहुत कम नॉर्मल है, तो फिर इन्हें आईवीएफ की तरह, आईवीएफ पहले होगा, फिर उसके एम्ब्रियो को हम शनाख्त करेंगे कि बेटा नॉर्मल कौन सा है, फिर इनको करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बात शर्तिया होती है कि अगर जेंडर सिलेक्शन करें तो जो भी सिलेक्ट करें जेंडर, बेटे या बेटी का, तो वही होता है, या इसमें कोई परसेंटेज होती कामयाबी? इसमें कामयाबी की परसेंटेज है, दैट इज ऑलमोस्ट 98 to 99%, तकरीबन 100% है। लेकिन 1% देखें, डेफिनेटली हम क्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। और एक बात याद रखें, सब लोग के हमल होने का चांस उस साइकिल में 40% होता है, और जो नॉर्मल लाइफ में भी होता है। नॉर्मल लाइफ में भी, एक नॉर्मल कपल में भी अगर हमल हो गया तो तब उसके बाद है कि वो 98-99% जो जेंडर उन्होंने सेलेक्ट किया वही होगा। आतिफ है कोयटा से हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम आतिफ। वालेकुम सलाम सर, आपसे बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र बेटे। जी, ये डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी फरमाइए। जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कोयटा से। इशू मेरा ये है कि शादी मेरी हुई है, उसको तकरीबन 5 साल हो गए हैं, तो कोई जो है ना औलाद नहीं, इस सिलसिले में आपसे मशवरा करना था। फरमाइए। आपकी वाइफ की कितनी एज है? आपकी कितनी है? मेरी जी है 25 ईयर और वाइफ की जो है वो है 22 ईयर। अच्छा, दोनों यंग हैं अभी, और 5 साल हो चुके हैं शादी को। तो अभी तक डॉक्टर्स ने बताया कि कोई क्या प्रॉब्लम है? मैडम, ट्रीटमेंट बहुत करवाइए, यहाँ कोयटा सिटी से करवाइए। ट्रीटमेंट क्या कराया, बताया क्या डॉक्टर्स ने कि किस में मसला है? हाँ, उन्होंने जो है ना ये बताया कि जो मिसेज है उनकी जो ड्यूरिंग पीरियड आने के जब आते हैं तो उनको कह रही है कि जी थैलियाँ बन जाती हैं, पानी की थैलियाँ बन जाती हैं। ओके, ठीक है। और वजन कितना है आपकी वाइफ का? वजन ऑलमोस्ट जो है ना 70 to 75 kg। और कद? कद तकरीबन जो है ना 6 फुट है उनका। तो फिर तो स्लिम है। ठीक है। अब भाई तेरा कितना कद है वैसे बाय द वे? मेरा सर 5 फुट 7 इंच है। बीवी से छोटा। बेगम लंबी है तो बेगम को हील तो नहीं पहनने देते तुम फंक्शनों पे? नहीं सर, मैं हील नहीं पहनते यार। पहनने दिया अगर उसका दिल चाहता है तो क्या हुआ? बीवी अगर लंबी हो तो क्या है, बीवी तो तेरी है ना। अच्छी लगेगी है कोई बात उसे अब समझ आया, पकड़ा गया। अच्छा, गौर से सुनना जी। डॉक्टर साहब, ये मेरे ख्याल में वही बात आप जो कह रही थी। ये मुझे लग रहा है, लेकिन लेस लाइकली कि ये पॉलीसिस्टिक हो। अच्छा। क्योंकि जिस तरह एज भी बता रहा है, वेट और हाइट बता रहा है, तो इसमें मुझे दूर बैठे हुए नहीं लगता मे बी सिस्ट हो उनको। अच्छा, सिस्ट का भी कुछ लड़कियों में रिपीटेडली सिस्ट बनती हैं, लेकिन अब ये सिस्ट देखना पड़ेगा, इनको आना पड़ेगा एक दफ़ा, इनका अल्ट्रासाउंड होगा और सिस्ट पे ये देखना है कि एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट तो नहीं है। बाज़ दफ़ा उसके ये अक्सर ख़वातीन में इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, हमल नहीं हो रहा होता, कि जब उनको मंथली माहवारी आती है ना तो वो ब्लड बजाय इसके कि वो बाहर आए, कुछ बाहर आता है, कुछ पेट के अंदर गिरता है, जिससे उन्हें शदीद पेन होती है और अंदर पेट फूलता रहता है और एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बन जाती हैं। तो डॉक्टर्स उसको भी बाज़ दफ़ा सिस्ट के तौर पे डील करते हैं, लेकिन उनमें फ़िज़िकली मैं अपने पेशेंट को हमेशा बताती हूँ कि उनको फ़िज़िकली आपको एक दफ़ा क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप करना है कि इसका क्या एग्जामिनेशन के बगैर नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। तो आप कोयटा में हैं, आप कोयटा में अगर आपके पास कोई अदारा है ऐसा साइंसदान किस्म का अदारा आपके पास, वरना सहूलत में इसको नीडल से ही हम लोग, नीडल एक TVS गाइडेड नीडल होती है, उसी से क्लीन कर लेते हैं।
आपको तशरीफ़ लाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब एक सवाल छोड़ा जा रहा हूँ, लेकिन मैं वक्फे पे जा रहा हूँ। सवाल यह है कि आम तौर पे ख़वातीन ये कहती हैं कि पीरियड्स के अंदर हमारा पेट जो है वो फूलता है, तो आप फरमा रही हैं ये कोई सेहतमंद बात नहीं है? नहीं है, ये सेहतमंद बात नहीं है। नहीं, ये अभी जवाब दे दूँ? जी दे दें। अच्छा, इसका ये है कि ये सेहतमंद बात हो भी सकती है, यानी नुकसानदेह नहीं भी हो सकती जी, लेकिन सेहतमंद नहीं है। ये अच्छी बात, ठीक है। हाँ, यानी ये एक अच्छी बात नहीं है कि पेट फूले, लेकिन बाज़ दफ़ा वो हार्मोनल खतरनाक, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं और आपके साथ वो स्टोरी शेयर करते हैं जो कि दिल खराश भी है और मेरे ख्याल में हमारे डॉक्टर साहिबान के लिए, मैं नहीं कह सकता कि उनका कोई सबक है, क्योंकि उन्होंने भी हमारे उलमा की तरह हमारी कभी बात तो सुनी नहीं। लेकिन वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आपकी औलाद हो तो आप अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं, और जब आपकी औलाद ना हो तो फिर वो जो जिस क्राइसिस में से फैमिली में से खातून और आदमी दोनों गुजरते हैं, वो भी बड़ा एक तजर्बा है जो कि मेरे ख्याल में अल्फाज का मोहताज नहीं है। लेकिन अगर आप पूरी पेन में से गुजरते हुए प्रेगनेंसी को अचीव कर भी लें, और नलायक डॉक्टर्स के, मैं ये बड़े तहम्मुल से बात कह रहा हूँ, बल्कि जुमला मुझे नलायक डॉक्टर से ज़्यादा सख्त इस्तेमाल करना चाहिए, उनकी लापरवाही, अनप्रोफेशनलनेस या अनएकेडमिकल या अनएथिकल किसी भी प्रैक्टिस की वजह से माँ जो है, बाप जो है, वो बच्चे से महरूम हो जाएं, इससे ज़्यादा दिल खराश हादसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं तमाम डॉक्टर से जो ये नामाकूल तरीन हरकतें करते हैं, मैं उनसे बड़ी ईमानदारी से अपने ज़ाती ताईं ये फतवा दे रहा हूँ, यकीन कीजिए अगर आप ये करते हैं या कभी हो गया आपसे, तो खुदा की कसम तौबा कर लीजिए, क्योंकि इसका हिसाब जो है वो कत्ल का हिसाब होगा, और सबसे पहले जो अल्लाह हिसाब लेगा वो उनका लेगा जो कि कत्ल ना हक हुए। फिर आप उसको क्या जवाब देंगे? उस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि जनाब 35,000 रुपये का मामला सी, मैं सोचिए एनजी कर लीता जावे। यहाँ पे खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते उन लोगों का एहसास करें जो इस क्राइसिस में से अपने ज़राए से बढ़ के इन्वेस्टमेंट करने के बाद इस खुशखबरी को सुनना चाहते हैं, और आपके हाथों ये गुनाह सरजद होता है। मेरे साथ मौजूद है बेटा, आपका नाम क्या है बेटी? निदा, मुझे थोड़ी सी बात बताओ कि आपकी शादी कब हुई बेटा? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए शादी को, और आपके कोई औलाद 5 साल नहीं हुई थी? नहीं। तो आपको आप कभी टेस्ट वेस्ट आप लोगों ने कराया, आपके शौहर ने, कि पता चले क्या मसला है? जी, मेरे हस्बैंड में मसला था। शौहर में मसला था? हाँ जी। तो आप कभी पहले भी इलाज करवाते रहे? हाँ जी। तो क्या किस तरह के इलाज हुए? मेडिसिन के या मेडिसिन के हुए? तो IVF के तो हमने मैम से करवाए हैं। उससे पहले नहीं हुआ? हाँ जी, नहीं हुआ। कितना अरसा आप मेडिसिन से खामन जो है वो ट्रीट होता रहा? 3 साल वो खाते रहे पहले भी। फिर आप? हाँ जी, IVF की तरफ गए? हाँ जी, फिर हम IVF की तरफ जाने में आपको कोई दिक्कत हुई? कोई किसी ने कुछ कहा कि ये तरीका ठीक नहीं है या ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, हमने किसी को बताया ही नहीं। किसी को बताया ही नहीं। मियाँ ने IVF की आपको इजाज़त आराम से दे दी? जी। मियाँ के अंदर जो प्रॉब्लम था वो मियाँ को पता था? हाँ जी। कब से? शादी के 2 साल बाद उसको पता था? हाँ जी। आपसे 3 साल वो इंतज़ार किस चीज़ का करता रहा? फिर 2 साल हमने फिर भी IVF में मेडिसिन जो खाई, उसमें हमारा लग गया साल। ठीक। वो मेडिसिन खाते रहे मैम के पास। ठीक। तो फिर हमारा साल हुआ, फिर आपका IVF हुआ तो IVF कामयाब भी हुआ? पहले स्टेम सेल हुआ। पहले स्टेम सेल हुआ? क्योंकि इनके हस्बैंड का एज़ोस्पर्मिया था, ज़ीरो स्पर्म था। जी, उनका पहले हमने स्टेम सेल किया, फिर स्टेम सेल के 7-8 माह के बाद जब इनकी, यानी कि एक मौजज़ा किया, ये मैं बात अल्हम्दुलिल्लाह, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस जब स्टार्ट हुई, फिर इनके स्पर्म फ्रीज किए, और फिर उसके बाद उसकी मदद से अल्लाहु अकबर। और इनके हस्बैंड को ये बता नहीं रही, मेरा ख्याल पहली मैरिज से ही पता था कि ज़ीरो स्पर्म है, लेकिन एनी हाउ, लेकिन उसके बाद इनका बच्चा हो गया। मैरिज हस्बैंड की थी? जी, ये सेकंड थी। अल्लाह। तो अभी फिर उसके बाद इनका ये बच्चा जब पैदा हुआ है, तो आपका फुल टर्म पे बच्चा पैदा हुआ था? जी मैम, फुल टर्म पे बच्चा पैदा हुआ, और आप एक निजी अस्पताल में गई? हाँ जी। फुल टर्म से मुराद होता है कि आपने उतने वीक जो 9 महीने जो है वो पूरे कर लिए। 38 वीक्स होते हैं तकरीबन 38 वीक्स कम अज़ कम होने चाहिए। उसके बाद आप गई अस्पताल में, तो आपको लेबर पेन्स हो चुकी हुई थी? जी, मुझे पेन भी लग गई थी, लेकिन मेरा BP हाई हो गया था। BP हाई हो गया था। तो वहाँ पे आप हॉस्पिटल में कितना अरसा रहीं? 3 दिन। 3 दिन। उन्होंने आपको क्या किया? BP कंट्रोल किया या क्या किया? उन्होंने मेरा BP कंट्रोल किया, तो फिर उन्होंने मेरा ऑपरेट कर दिया। C सेक्शन किया? जी।
तो उसके बाद 3 दिन वो इंजेक्शन लगाते रहे हैं, तो फिर मेरा बीपी ठीक हुआ था, ठीक नॉर्मल हुआ। तो बेबी सी सेक्शन में नॉर्मल हुआ? हाँ जी। फिर क्या हुआ बेटा? तो उन्होंने तो यही कहा था, पहले तो उन्होंने कहा कि पेट में पानी चला गया गंदा माँ के अंदर सेक्शन के बाद। हाँ जी, ठीक। उन्होंने कहा कि सांस इसने अंदर ले ली है, बाहर लेनी चाहिए थी। अच्छा, तो बच्चे के पेट में पानी चला गया? हाँ जी, बच्चे के पेट में पानी चला गया जी। यहाँ पे ये वो पॉइंट है जो मैं पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ अपने डॉक्टर्स कोलीग को विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि इसमें आप ऐसे लोगों को क्यों ड्यू रिस्पेक्ट दे रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए कि शायद में भी इसमें मैं समझती हूँ कि इसमें दोनों जगहों पे कसूर है जी। सबसे पहले पेशेंट, जितने भी पेशेंट मेरे कंसीव कर चुके हैं, खुदा के लिए डॉक्टर से मत छुपाएं कि ये हमारा IVF बच्चा है, ठीक है? डॉक्टर को बताना चाहिए, डॉक्टर को बताएं, कीमती तरीन बच्चा यस, और बताएं कि मेरा स्टेम सेल के बाद एक दफ़ा पता नहीं मुझे दोबारा मौका मिलता है या नहीं, IVF बच्चा है। एक तो पेशेंट से भी ये पॉइंट रह गया, उन्होंने डॉक्टर को नहीं बताया, ठीक है। दूसरा, डॉक्टर अगर किसी का 5 साल बाद बच्चा हो रहा है तो एक छोटा सा 1 मिनट स्पेयर कर लें, पूछ लें कि क्या किसी ट्रीटमेंट से हुआ है। अगर ट्रीटमेंट से हुआ है तो यहाँ पे जो मैं समझती हूँ ना कि बच्चे के पेट में पानी क्यों गया जी, इसका मतलब है वो निगलेक्ट हुआ, उसको उसका इलेक्टिव सिजेरियन कर देना चाहिए पहले से। ऐसे बच्चे को मत ट्रायल दें कि जो बच्चा इतना कीमती हो। हमारी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कट इंडिकेशन है सिजेरियन सेक्शन। तो सब पेट में चला गया तो फिर बच्चे का क्या हुआ? तो फिर बच्चे को फिर डेफिनेटली उसका फीटल डिस्ट्रेस हो गया। जब फीटल डिस्ट्रेस होता है उसमें बच्चे के सर्वाइवल के चांसेस 50% वैसे ही खत्म हो जाते हैं। तो आप ऐसे बच्चे को जिसमें आपको पता लग जाए, अगर मैं समझती हूँ, मैं उन डॉक्टर साहबा को नहीं जानती ना उस हॉस्पिटल का पता है, मैं समझती हूँ कि अगर उन्होंने सिर्फ इतना सा टाइम पेशेंट को दिया होता कि 5 साल बाद बच्चा कैसे हुआ, तो मैं भी पेशेंट उसको कॉन्फिडेंशियल बता देती। उसने मुआशरे को तो नहीं बताया था, लेकिन उनको बता देती कि ये मेरा IVF बच्चा है, डॉक्टर साहब ख्याल कीजिए। और ये स्टेम सेल से IVF हुआ है? स्टेम सेल से IVF है। उफ तौबा। बच्चा कितने दिन जिंदा रहा? 3 दिन के बाद बच्चे क्या इंतकाल हो गया? हाँ जी। अब तुमने ना मुझे बिल्कुल ईमानदारी से बताना है जी। 5 साल बाद स्टेम सेल से फिर IVF से बच्चा हो जी, और वो 3 दिन बाद मर जाए जी, पैसियत माँ, तुम्हारे दिल में जो गम था वो किसके खिलाफ आया? मेरी गलती थी, मुझे मैम के पास आना चाहिए था। नहीं, ये गलती नहीं है। ये हमेशा मैंने देखा है कि औरत की अंदर ये शामिल है कि वो हर चीज़ को कहती है कि मेरी गलती है। मैं ये समझती हूँ गलती नहीं थी, लेकिन इसको छुपाना इसके हस्बैंड को, इनकी फैमिली को, इन्हें डॉक्टर को बताना चाहिए था। डॉक्टर की भी है मिस्टेक, लेकिन दोनों तरफ है। आपके पास क्यों नहीं बच्चा पैदा होता? आपके पास वो सेंसिटिव केस जो है, आपके पास OT क्यों नहीं है? नहीं, हमारे पास OT है। तो ये बच्चे आपके पास आके बच्चे पैदा कर सकते हैं? मैं अगर बच्चे पैदा करूंगी तो मैं इतनी लंबी IVF की लिस्ट नहीं कर सकती। मैंने की है, बहुत अरसा मैंने ऑपरेट किए। अभी भी जो बहुत हाई रिस्क होता है उनको मैं करती हूँ, जिनका मुझे पता होता है कि दे आर वेरी प्रेशियस। मैं एक बात जो है ना वो अपनी जिम्मेदारी से बेटा आपको भी कह रहा हूँ और सब लुंडे लोगों को, सुनने वालों को कह रहा हूँ, आदमियों को भी औरतों को भी, खुदा के वास्ते हाथ बांध के मिन्नत करके आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि ना स्टेम सेल करना, ना IVF करना। दुनिया का कोई खतीब, कोई मौलवी, कोई मस्जिद, कोई मसलक ऐसी नहीं है जो इनको दीन का, ईमान का, शरीयत का हिस्सा ना समझती हो। ये जायज़ है, हर हालत में, हर तरह से जायज़ है। जो चीज़ मज़हब में जायज़ है, शरीयत में जायज़ है, आप उन पे पर्दे डाल के अपने आप को और अपनी बीवी को और फिर अपने बच्चे को रिस्क पे क्यों डालते हैं? मैं सिर्फ इसको एक जहालत कह सकता हूँ। और मैं इसको क्या कह सकता हूँ? खुदा के वास्ते अपनी इन सीक्रेसीज में अपनी इज्जतों को ना ढूंढें। अगर वो IVF है तो आपका बच्चा, अगर वो स्टेम है तो आपका बच्चा। आप क्यों इस बात में इस तरह से ढक छुप के बात करना चाहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन डॉक्टर तक ना पहुंचे? डॉक्टर सॉरी, मैं आपको ये अभी आपने बात की है ना, मेरे कई पेशेंट मैं करूँ भी ना तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने डिलीवरी आपके पास सिजेरियन नहीं कराया, क्योंकि अगर आपके पास आते ना तो सब ने समझना था कि टेस्ट ट्यूब बच्चा है। तो क्या हुआ? मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत अरसे से लोगों का ख्याल है। टेस्ट ट्यूब का मतलब ये नहीं है कि वो टेस्ट ट्यूब में बना लिया। वो मैंने तो नहीं बनाया। कर रहे हैं? अगर वो एम्ब्रियो, पहली तो बात है कि एम्ब्रियो बनना भी मेरे बस में नहीं है।
सही बात है। स्पर्म आना भी मेरे बस में डॉक्टर नहीं साहब, इनके हस्बैंड के स्पर्म्स आपके पास हैं? जी, फ्रोजन है। फ्रोजन है, इनके पास मौका अल्हम्दुलिल्लाह। है? हाँ, इंशाल्लाह। आपकी उम्र कितनी बेटा? 24। आप एक और चांस में जाओगे इंशाल्लाह। और अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं ईमानदारी से, अपने तौर पे कह रहा हूँ, तुमने ना हर हफ्ते का ना जुमा नहीं गुजारना, डॉक्टर साहब को फोन करके अपने हालात बताने हैं। बिल्कुल। और अगर ना उठाए फोन तो मैसेज करना है, फोन मैसेज का रिस्पॉन्ड जरूर करती है, जिम्मेदारी ना किया तो इधर शिकायत लगा नहीं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जी कॉलर, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी सारा, जी सारा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, मेरी शादी को 14 साल हो गए माशाल्लाह, और बच्चे नहीं हैं। ठीक। और इस पीरियड में मैंने एक दफा IVF करवाया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। IVF की वजह क्या थी सारा? जी सर, वजह क्या थी, IVF क्यों कराया? सर, एक तो स्पर्म्स थे थोड़े से हस्बैंड के कम थे, दूसरा मेरा ये था कि मेरे एग जो थे वो ग्रोथ नहीं करते थे। ओके। और अभी कितनी एज है आपकी? मैम, इस वक्त मेरी एज 43 है। 43 है, अच्छा जी मैम। अच्छा, मैंने शादी के शुरू सालों में करवा लिया था, अब तो मेरी शादी को माशाल्लाह 15 साल हो गए हैं। तो आपने दोबारा क्यों नहीं ट्राई किया? सर, मेरे एग जो थे वो ग्रो नहीं कर पा रहे थे, और वो कह रहे थे कि ये फ्रीज नहीं हो सकते स्पर्म्स में इतना। मुझे समझ आ गई। अब आपने ना ये सुनना है, क्योंकि मैं ये आपकी बात और लोगों तक भी पहुंचाना चाह रही हूँ। अच्छा, इनका जो प्रॉब्लम है, इट सीम्स कि इनका ओवेरियन फेलियर हो गया। ठीक। ओवरी का रिजर्व पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ था, फिर जब IVF होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आपके एक दफ़ा एग बने उसके बाद ख़त्म हो जाए रिजर्व। तो अब जो ये एक्चुअली रिजर्व ख़त्म नहीं होता, कुछ ऐसे अभी रिजर्व में चीज़ें होती हैं जो अभी एक्टिवेटेड नहीं होती, तो स्टेम सेल से ओवेरियन रिजुविनेशन पॉसिबल है। 2015 से हम ये कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोगों ने ना सिर्फ इस एज में, कई ख़वातीन में, हमारा जो अभी रिसेंटली बच्चा स्टेम सेल वाला हुआ है 47 ईयर्स में खातून का हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उन्हें हमने आज कहा था, वो एंड टाइम पे मुकर के कहते हैं नहीं, लोग हिजाब करते हैं, बल्कि मेरे ख्याल में तो खैर का काम है। मैंने उसे कहा कि लोगों को मैसेज दो कि जो ख़वातीन बेचारियाँ वेट करते करते ये टाइम आ गया, ताकि उन्हें पता हो। उसमें यह है कि एक एंटी मलेरियन हार्मोन है, ये करवा के लाएंगी फ्रेश वाला, मेरे पास आ जाएं, फिर उससे हम ये समझ लें कि इनकी ओवरी का नाप है, फिर हम देखेंगे कि कितने स्टेम सेल डालते हैं। ये दोबारा चांस लें इनको, तो इंशाल्लाह दोबारा चांस इंशाल्लाह। रबैन, आपने जो कहा, ये स्टेम सेल का जो आपके पास जो ऑप्शन है ये अवेलेबल है, मेरे ख्याल में आपको ज़रूर इसमें जाना चाहिए। आप प्राइम एज में, मैं अगर ना भी कहूँ, लेकिन आपके पास अगर डॉक्टर साहब कह रही हैं कि अभी चांस है इस एज में, तो आप उस चांस को क्यों अवेल ना करें। मेरे ख्याल में आपको अपने मियाँ को अगर ना भी मान रहे हो तो मजबूर करना चाहिए कि जनाब आइए और एक चांस ज़रूर लेके देखिए, और जब आप चांस ले रही हो तो आयत करीमा पढ़ते रहिए, अल्लाह ताला ज़रूर रहमत करेगा। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, जब आप कहती हैं कि इनका ओवेरियन फेलियर है, क्या आप ये कह सकती हैं कि ओवेरियन फेलियर के बाद भी कोई चांस हो सकता है? क्या ये समझा जा सकता है? बिल्कुल, ओवेरियन फेलियर के बाद ही स्टेम सेल, यानी कि कोई खतरनाक जुमला नहीं है? नहीं, दैट मे बी इरिवर्सिबल। ठीक, दैट मे बी रिवर्सिबल। आपको क्या पता, अगर 50% चांस तो है ना रिवर्सिबल होने में, तो वो चांस लेना चाहिए। आप इस जुमले में एक शामिल कर लें और बात, आपके 50% चांस है और अल्लाह की रहमत 100% है। कुछ भी हो सकता है, अल्लाह की रहमत चाहिए। अल्लाह की रहमत, इसमें कोई शक नहीं है कि 100%। अगर मेरे पास लफ्ज़ इससे भी ज़्यादा होता तो मैं कहती कि जितने भी साइंसदान किस्म के डॉक्टर हैं ना, मैंने जितना पक्का ईमान अल्लाह पे उनका देखा है, मैंने आम इंसान का उतना नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की उस खलकत को अपनी आंखों से और हाथों से तजर्बा करके देखा होता है। जी अस्सलाम वालेकुम बेटे, सुमेरा बेटा। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा पुत्र, इस तरह जो भाई मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं माशाल्लाह। हाँ। मेरी प्रेगनेंसी नहीं हुई, मेरे हस्बैंड का प्रॉब्लम है। हस्बैंड का क्या प्रॉब्लम है? वो बस वो टैबलेट यूज करते हैं, उसके अलावा हम नहीं मिल सकते। ठीक है ना। मैं मैडम आपके पास आई भी थी पिछले साल। अच्छा, नहीं तो फिर मैंने कुछ रिकमेंड तो किया होगा ना? जी बिल्कुल, आपने किया था। आपने हमें कहा था कि आप वो करवा लें, ठीक है ना। तो वो उसके लिए आपने मुझे पैसे बताए थे, उससे 6 लाख। ठीक। तो हम जितना भी अरेंज कर सकते तो हमारे पास 2-2.5 लाख होते, इससे ज्यादा नहीं थे, क्योंकि कोविड भी था, काम भी नहीं था हमारे घर में।
ना ज्यादा। तो तुमने दोबारा आके बताया था कि डॉक्टर साहब मेरा मसला है? हम नहीं आ सकते, नहीं हम नहीं आ सकते। तो फिर मुझे कैसे पता चलता है कि यू आर? आजकल ना वो जो है ना इल्का, वो आता है अल्लाह की तरफ से ख्याल, वो आजकल डॉक्टर साहब का ना मीटर ठीक नहीं है, वो आज इन्होंने अपलोड नहीं किया, वो काम ठीक नहीं चल रहा, डॉक्टर साहब को फोन करके बताना पड़ता है, जाना पड़ता है। हाँ, इल्का नहीं हो रहा आजकल। मेरे पास आती तो आए ना जाए ना। हाँ, तुम्हारे पास पैसे हैं, अब 2.5 लाख इकट्ठा किया हुआ है तुमने? नहीं, वो इस तरह था कि वो कोशिश थी कि जो जेवर था वो बेच के करवा लूंगी मैं। अच्छा, अब आप मेरी बात सुनो। आप हो समा के कॉलर, आपकी जो फीसों वाला चेन है वो तो हो जाएगा ओमिट। बाकी जो मेडिकेशन है, मेडिकेशन मेरा ख्याल है कि 2,20,000 या जो भी होगी इसके करीब होगी, वो आपने खुद करनी है। हमारे से बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी कि आपने फ्री का कहा है तो अब हमें दवाइयां लेकर। नहीं, दवाइयां तुमने लेनी है, बाकी काम मुफ्त है। यानी कि तुम्हें तकरीबन 4-4.5 लाख रुपए का फायदा हो रहा है। मेरे ख्याल में ये शुक्र की बात है, बहुत बड़ी शुक्र की बात है। ये काम ना हो, जाओ और इस बात का मजा लो। अल्लाह ताला तुम्हें आसानियां करे और बहुत ज्यादा आसानियां दे, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये मामला जो है ना, ये भी बड़ी शाबाश वाली बात है कि खवातीन को इल्म होता है कि प्रॉब्लम जो है वो किस में है। ये बड़ी बात है, बड़ी सुलझी हुई बात है डॉक्टर साहब। लेकिन इस मामले के अंदर स्टैटिस्टिक्स जो है, जैसे कि कोविड आया तो जब तक स्टैटिस्टिक्स नहीं आई हमें नहीं पता चला कि 18 साल के बच्चे को लगाना चाहिए, हामिला औरत को वैक्सीन लगानी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स आई है तो हमें पता चला कि ये सेफ़ है या नहीं सेफ़ है। ज़्यादा मसाइल ख़वातीन के अंदर आते हैं या मर्दों के अंदर आते हैं? अगर आप मुझसे पूछें अब जी, तो मैं तो मर्दों में देख रही हूँ, मर्दों में ज़्यादा प्रॉब्लम। और जो बात मैं कह रही हूँ इसको आपकी टीम आके बाकायदा एविडेंस बेस पे चेक कर सकती है। हमारे पास उन सब लोगों के रिकॉर्ड हैं, टेलीफोन नंबर हैं, उनके ID कार्ड नंबर हैं, क्योंकि जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं USA के साथ मिलके हम वो प्रेजेंट कर रहे हैं केसेस को, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। 100% बंदों में ज़्यादा क्यों ज़्यादा मसाइल आने लगे हैं? अच्छा, जब से कोविड का प्रॉब्लम हुआ है ना, तो बहुत सारे मेल में तो ये प्रॉब्लम आ रहा है कि उनके स्पर्म की मॉर्फोलॉजी ख़राब आ रही है, इनकी हैत ही ख़राब हो गई, उनकी हैत खराब। जो कोविड के पेशेंट बने, जो कोविड के पेशेंट बनने के बाद ठीक हो गए, उन लोगों में ठीक तो वो हो गए, लेकिन उनके स्पर्म की मॉर्फोलॉजी खत्म हो गई। जब मॉर्फोलॉजी खराब होगी, हेड ब्रॉड हो जाएगा या एबनॉर्मल होगा, तो वो एग के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता। खवातीन को भी ये फर्क पड़ता है? खवातीन में भी अब ये जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो ये है कि खवातीन में ओवरी का रिजर्व क्यों तेजी से डैमेज हो रहा है, कम हो रहा है, वो भी कम हो रहा है। डॉक्टर साहब, अगर 100 आपके पास आए लोग तो उनमें से कितने मर्द होंगे जिनकी वजह से प्रॉब्लम होता है? जो मेरे पास आते हैं ना, अगर मैंने आपको कहा तो आप सीट से लाजमी उछलेंगे। अभी ये रिकॉर्ड रखता है, मंसूर भी यहाँ पर मौजूद है। मेरे पास अगर दिन में मैं 60 पेशेंट देखती हूँ, 60, तो उनमें से 35 मर्द वो होते हैं जिनमें बिल्कुल स्पर्म नहीं ना होने के बराबर। मैं इसकी वजह लूंगा, लेकिन रेहान की पहले कॉल ले लूँ कि वजूहात क्या हो सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रेहान। हाँ जी साहब, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो जनाब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, मैं जीर से बात कर रहा हूँ। जी जी। मैं बिरून मुल्क में था, सऊदीया में अभी आया हूँ ना मैं। अच्छा। तो मेरे 6 बेटियां हैं। अच्छा। तो ये मैंने देख लिया, यूट्यूब पे मैं प्रोग्राम देख लिया, तो मैंने नंबर पे फोन किया। इसके लिए क्या यार, इसके लिए सबसे पहला काम तो है कि आपके पीछे जो देसी मुर्गा है वो सबसे पहले तो आप हमें भिजवाओ वो। ये बिल्कुल आप हाँ, पहले तो ये काम करो, ये न्याज होगी। हाँ, आपके लिए ये स्पेशल आएगा इंशाल्लाह। खत्म हो गई बात, इसके बाद दुआ खैर है इंशाल्लाह ताला जरूर का। मसला किसके अंदर है ये बताओ? ये तो अभी तक हमने ये टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया। हो शाबाश है। कितनी उम्र है आपकी? मेरे उम्र है तकरीबन 30। और बेगम की कितनी उम्र है? बेगम की होंगी तकरीबन 30 होंगी। तो तुम बेगम को लेकर आ सकते हो डॉक्टर साहब के पास? नहीं, वो तो आ सकता हूँ, लेकिन मेरा जो ख्वाब था, मैंने बोला ये जो जेंडर सिलेक्शन है ना, मैं ये करूँगा। अभी बच्चा भी नहीं और जेंडर सिलेक्शन करोगे? हाँ खान? नहीं, बच्चे है सर जी, मेरे 6 बेटियां हैं। अच्छा, 6 बेटियां हैं, माशाल्लाह, मुबारक हो। हाँ ठीक है, हम जेंडर सिलेक्शन करेंगे जनाब। जी जी बिल्कुल, डन हो गई बात। अब अगली बात बता। उसके लिए तुम्हें खुद आना पड़ेगा, टेस्ट देने हैं, और टेस्ट देने के बाद। और तूने लाहौर में कितने दिन रहना पड़ेगा इसको? क्योंकि नहीं, रहने के लिए कोई नहीं, एक दिन में वापस जाए। हाँ, बस अपॉइंटमेंट पहले ले लें। जो मैं वही बोल रहा था ना कि पहली बार बेगम लाना पड़ेगा या नहीं? पहली बार बेगम को लाना पड़ेगा, दोनों को आना पड़ेगा। या तो बाहर जाएगा, दूसरे शहर जाएगा तो बेगम को लेके नहीं जाएगा। हाँ,
नहीं वो तो है, लेकिन इधर बच्ची है और घर है रात में। और उसी बेगम को लाना है जिससे बच्चा लेना है। हाँ दूसरी को ना लाना, दूसरी वाली बेगम नहीं लानी। जी जी जी। हाँ, बेगम लेकर आओ, जरूर आओ, सर आंखों पर आओ, हमारी टीम से डॉक्टर साहबा का नंबर ले लो, डॉक्टर साहबा को मैसेज करके, लेकिन अपॉइंटमेंट लेकर आना है, क्योंकि तुमने सफ़र करके आना है, ऐसा ना हो कि तुम्हारा ट्रिप जो है वो ज़ाया हो जाए। बेगम के साथ खुद आना है, उसी दिन तुम वापसी कर सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जब तक टेस्ट नहीं हो जाते तब तक ये कहना कि जेंडर सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं, वो मुश्किल बात होगी। लेकिन मैं दुआ गो हूँ तुम्हारे लिए, यकीन करो कि अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी भी देगा और इंशाअल्लाह ताला औलाद तुम्हें औलाद नरीना भी अता करेगा, और हदायत वाली और ईमान वाली, क्योंकि तुम्हारे मुर्गे की आवाज़ जो है ना ये बहुत आला और बड़ी गरजदार थी। और जब ये मुर्गा आवाज़ दे रहा होता है ना, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, वो फरिश्तों को देखता है तो ये आवाज़ निकालता है। अच्छा। वो जब फरिश्ते देख रहे हों और अब्बा जान गुफ्तगू कर रहे हों और आगे बैठी हो डॉक्टर साजिदा शाह नवाज, तो भाई अल्लाह ने सवाए रहमत के और क्या करना है। मतलब ये बड़े ये जो पिक है ना, उचकना, बात को उचकना ना, सारी की सारी जो तसव्वुफ की वलायत है ना, वो ये है कि आप उस मौके को उचक सकें, बस ये वलायत होती है। अल्लाह ताला इशारे देता है, अब किसी के ऊपर इल्हाम नहीं होता और इल्का कोई नहीं होता। ये चीज़ें डॉक्टर साहब, जो वजूहात हैं कम होने की मर्दों में, पहले तो इन पे बात कीजिए, क्या वजह है कि मर्दों में ये मसाइल आ रहे हैं? सबसे पहले जो बात है ना कि आजकल फैशन बन गया स्ट्रेस लेना। जी मुझे बड़ा स्ट्रेस है, मैं परेशानी में हूँ। मर्दों में छोटी छोटी बात पे मैंने देखा है कि हर घर में माँ को गुस्सा आए या ना आए, बाप को गुस्सा ज़रूर आएगा छोटी छोटी बात पे। बाप को देख के बेटों को गुस्सा आएगा, उनका गुस्सा, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे लिए गुस्सा निकालने वाली बहुत सारी हस्तियाँ मौजूद हैं, हमारी बहनें हैं, माँ हैं, हम निकाल सकते हैं। तो ये जो गुस्सा उन्हें अगर पता लग जाए कि ये जब हम शाउट करते हैं, जब हमें स्ट्रेस होता है, तो हमारे हार्मोन्स किस तेज़ी से डैमेज होते हैं, तो शायद मेरा ख्याल है कि वो गुस्सा करना छोड़ दें। पहली तो बात ये है। दूसरा, हमारा ये जो खाने पीने का सिस्टम है यंग जनरेशन का, ख़ास तौर पर बाहर के खाने, जी खाने, अभी ऑर्डर पे बुलाने, हम अपनी बॉडी को, मैं सोचती हूँ कि मैं वो बात करूँ जिससे लोगों को 1 मिनट में समझ आए। अच्छा, आप एक चीज़ बनी हुई है लोहे की, जी, आप उसके ऊपर मिट्टी का लेप करते हैं, क्या फजूल काम है। हमारी बॉडी जो जिस चीज़ से बनी हुई है, खुराक के वो इंग्रेडिएंट देना ही ना, उससे मुख्तलिफ ऊपर चढ़ाते जाएं, तो वो क्या होंगे, वो मिट्टी की तरह उतर जाएंगे। नानी के ये सारे पिज़्ज़े शीज़े, ये सब चीज़ें हमारी बॉडी इनको रिकग्नाइज ही नहीं करती। जब रिकग्नाइज नहीं करेगी तो हमारे किस काम की, सवाए बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट करेंगे, और फैट ने क्या करना है, आपकी इनफर्टिलिटी को और बढ़ाना है। यानी कि वो खुराक खा के एक तो आप अपने जिस्म से जो माइक्रो ताकत के न्यूट्रिएंट्स है वो निकाल रहे हैं, और दूसरा आप अपने जिस्म में जमा कर रहे हैं फजूल का कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, और उससे आपका जो मर्दानगी का अंसर है वो भी कम होता चला जा रहा है। तीसरा, आपका ये जो सबसे ज़्यादा हमारा सोशल मीडिया का यूजेज, हमारे लैपटॉप, हमारे ये टेलीफोन, इनसे बाकायदा, ये मैं अपने तौर पे कोई वो चीज़ नहीं कर रही, इससे बाकायदा इसकी रेडिएशन से ये देखा गया कि जब हम इस पे काम करते हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर माथे पे बाल होते हैं, जी, ठीक है, क्योंकि हम स्ट्रेस, हाँ, ऐसे करके कोई खबर देखी तो उसको देखा, कॉर्टिसोल लेवल रिलीज होता है जब हम इन चीज़ों के साथ होते हैं, और ये हार्मोन है, और ये इतना बैड हार्मोन है कि आपकी बॉडी में हर बुरा काम इसने जाके शुरू करा दिया। ठीक है, आप ये जो हर वक्त बैठ के सोशल मीडिया पे बच्चे पैदा होते हैं, तो माएँ उनको फ़ोन दे देती हैं कि खेलो, उन्होंने ड्रामा देखना है तो बच्चों को वो दिया है, तो आपने बच्चे को जो है वो। चौथा ये है कि आपके रंगारंग आपके ये जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, इवन आपका रिपीटेड फ्लू होना भी, ठीक, तो ये जो फ्लू वैक्सीनेशन है ना, ये भी रिकमेंडेड है तमाम यंगस्टर्स में, ये करवानी चाहिए। कोविड ही सिर्फ जालिम नहीं है, फ्लू की मुख्तलिफ ऐसी किस्में हैं जो कोविड से भी ज़्यादा जालिम है, जिनके बारे में अभी नहीं पता। आमतौर पे खट्टी चीज़ें खाती हैं, डॉक्टर्स क्या कभी ये कहते हैं कि खट्टी चीज़ें खाने से भी इम्यूनिटी कम होती है, ये बात सही है मर्दों के लिए या औरतों के लिए? देखें, खट्टी चीज़ डायरेक्टली आपकी इम्यूनिटी को कुछ नहीं करती, लेकिन आप ऐसे ही है कि आपका गेट कीपर खड़ा है, ठीक है, तो आप गेट कीपर को सोने की दवाई दे दें और फिर कहें डाका ना हो, वो तो सो रहा था, ठीक है, आपके गेट है ना, टॉन्सिल्स आपके। आप टीचर हैं? जी, आप टीचर हैं? मैंने मेडिकल कॉलेज के बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया। आप टीचर ही रही है सारी जिंदगी, और अभी भी मैं डॉक्टर्स को टीच करती हूँ, अभी भी मैं डॉक्टर्स को, हमारा जो ART चौकीदार को नींद की गोली जो है
वो जब आपने टॉन्सिल्स को आपने इकट्ठा करके उसको बीमार कर दिया, जो गेट कीपर था जिसने बीमारियां नहीं अंदर जाने नहीं देनी थी, तो जाएंगी। डॉक्टर साहब बहुत ममनून, लेकिन हमेशा की तरह तशनीकी रह जाती। बेटा मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आपने आयत करीमा पढ़ना है, अल्लाह की एक रहमत आपके पास है, कंज्यूम कीजिए और इंशाअल्लाह ताला मैं दुआ गो हूँ कि अगली दफ़ा जब आएँ तो आपने औलाद नरीना अपनी गोद में लेकर आएँ। आप भी इस बच्ची को अपनी दुआ में याद रखिएगा और इस बात की दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह औलाद जो है वो सेहत, ज़िंदगी और ईमान की हदायत के साथ दे।